नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने वात वृद्धि के लक्षण पढ़े थे जी। कोई साथी बताएगा वात वृद्धि के लक्षण क्या पढ़े थे जी? नाक नेत्र आदि में कालापन, आहार विहार की इच्छा ना होना, कंपी होना, आना आना का मतलब होता है सारा बनना, और जो पुरुष होता है उसमें स्वाभाविक गति में रुकावट होना, बलनाश होना, निद्रा नाश होना। बिल्कुल ठीक बताया जी, बहुत अच्छे से बताया है जी सर। आवाज़ सभी को अच्छे से आ रही है जी? क्लियर आवाज़ में कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है जी, आवाज़ ठीक आ रही है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो वात है वो शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है जी। हम सब जब प्रैक्टिस करेंगे तो वात को समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, या हमारे क्लिनिक पे आने वाले रोगियों में वात को कैसे देखें जी। प्राकृतिक वात क्या है? प्राकृतिक ज़रूरी शरीर के लिए ज़रूरी वात में हमने पढ़ा कि जो वात है वो शरीर को चलाने का काम करता है। वात यानी कि वायु, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, शरीर की हर एक क्रियाएं होती है। यह है प्राकृतिक वात जो शरीर के लिए ज़रूरी है। जब ये वात यानी कि वायु जो शरीर के लिए ज़रूरी है उससे अधिक बढ़ जाए या घट जाए तो बोलते हैं कि शरीर में वात बिगड़ गया है जी। तो वात के 3 रूप होंगे जी। एक प्राकृतिक जो शरीर के लिए ज़रूरी है, और दूसरा वात अत्यधिक बढ़ जाना, वो कैसे बढ़ता है उसको समझेंगे, और तीसरा वात जितना शरीर में चाहिए शरीर को जीवित रहने के लिए, शरीर के कार्य करने के लिए, जब उससे कम हो जाए तो वात घट जाना। वात बढ़ जाना, शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी वात, और वात घट जाना, ये 3 स्थिति है वात की। इनमें से एक प्राकृतिक है, शरीर के लिए ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और 2 वात बढ़ जाना या घट जाना वो शरीर में बीमारी पैदा करती है जी। तो इसके बाद हमने पढ़ा था वात वृद्धि के लक्षण। वात वृद्धि का मतलब है कि शरीर में ज़रूरी कार्य करने के लिए शरीर की जो हर क्रियाएं वायु के सहारे चल रही है उससे अधिक जब वात शरीर में बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं जो अभी अपने एक साथी ने पढ़े जी। इसमें हमने पढ़ा था वात अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, कृष्णता आना यानी दुबलापन, नख नेत्र आदि में कालापन, ये लक्षण तो पढ़ लिए हमने। उष्ण आहार विहार की इच्छा होना, कंपी होना, अफारा होना, लेकिन ये लक्षण बनते कैसे हैं शरीर में, ये पैदा कैसे होते हैं शरीर में, आज हम ये पढ़ेंगे जी। तो ये वात बढ़ने के लक्षण हैं। आज ग्रुप में जो पहली स्लाइड भेजी है जी उसमें वात के 6 गुण बताए गए हैं जी। वात के रुक्ष, लघु, रुक्ष, खर, लघु, सूक्ष्म, चल, शीत, ये 6 गुण है जी वात के। अब हम किसी रोगी को, कोई रोगी हमारे क्लिनिक पे आ गया है जी, उसको हमने बोल दिया कि उसके शरीर में वात बढ़ा है, लेकिन कैसे मानने वात बढ़ा है, अंदर क्या घटित हो रहा है जिससे मानने की वात बढ़ा है।
तो इन गुणों के आधार पे समझेंगे कि वात शरीर में कैसे बढ़ता है जी। तो वात के जो 6 गुण हैं उसके लिए पेज नंबर पूछ रहे हैं राजीव जी। उन गुणों के नाम केवल अष्टांग हृदयम में है, पेज नंबर 10 पे। अष्टांग हृदयम का पहला अध्याय पेज नंबर 10। और आप लोगों को जो पहली पिक्चर भेज रखी है उसमें है वात दोष के गुण। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदयम है तो वहाँ पे एक लाइन लिखी है पेज नंबर 10 पे, पहले अध्याय में वात दोष के गुण। कौन कौन से गुण लिखा है इसमें? रुक्ष, लघु, शीत, और क्या लिखा है? आप में से किसी साथी को अगर ये अष्टांग हृदय में स्लाइड मिल गई हो तो बताओ जी, या ग्रुप में भी भेज ही रखे हैं ये, कोई भी एक साथी जी। वात दोष के गुण तो जी स्लाइड। पहला गुण है रूक्ष, रूखा। दूसरा गुण है लघु, हल्का। तीसरा गुण है शीत, यानी कि शीतल, ठंडा। चौथा गुण है खर, खुरदरा, या छोटा कह सकते हैं इसे। पांचवा गुण है चल, सदा गतिशील। सॉरी, छठवां गुण था चल। पांचवा गुण था सूक्ष्म, बारीक। ये सब वात के 6 गुण हैं। हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वात बढ़ेगा तो हमने पढ़ा लक्षण क्या क्या होंगे जी? शरीर में कृशता आना, यानी पतलापन, दुबलापन आना, वात बढ़े हुए के लक्षण। नख, नेत्र, मल, त्वचा, इन सब का कालापन हो जाना। उष्ण आहार विहार की इच्छा होना, कंपी होना, अफारा बनना, बल नाश, बल घटना शरीर की यानी ताकत घटना, निद्रा नाश, नींद बिगड़ जाना, इंद्रियों की शक्ति का क्षय होना यानी शक्ति घट जाना। इंद्रियां आँख, नाक, कान, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं जो। तो ये वात बढ़ने के लक्षण हैं। अब इन गुणों के आधार पे वात कैसे बढ़ते हैं, ग्रुप में दूसरी स्लाइड भेजी है जी आप लोगों के पास, उसको पढ़ दो जी, जिसमें लिखा है वात का पहला गुण कौन सा बढ़ता है। ये 6 गुण हैं, तो इसमें से वात का पहला गुण रुक्ष गुण। ये रुक्ष गुण क्या होता है? शरीर में रुखापन बढ़ना यानी खुश्की बढ़ना। तो ये शरीर में बीमारियां कैसे पैदा करता है, पढ़ो जी। वात का पहला गुण रुक्ष, यानी कि रूखापन। रुक्ष गुण शरीर में रूखापन यानी खुश्की पैदा करता है। यह जठराग्नि की क्रिया में रुकावट पैदा करता है। जब अमाशय और पक्वाशय यानी कि छोटी आंत स्थान में वात का रूक्षण गुण बढ़ जाता है, तो वहां पर बढ़ा हुआ रूक्षण गुण क्लेदिक कफ यानी अमाशय स्थान की चिकनाई यानी जो स्निग्धता है उसको सुखाकर कम कर देता है। तो अमाशय में स्निग्धता मिलने से भोजन पेस्ट जैसा बनकर अग्नि स्थान यानी पक्वाशय में जाने की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती। इस प्रकार जब वात का रूक्षण गुण अग्नि स्थान यानी पक्वाशय में बढ़ जाता है, तो वहां पर पित्त के द्रवण गुण को सुखाकर कम कर देता है, जिससे जठराग्नि कमजोर हो जाती है और पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती और जठराग्नि कमजोर हो जाती है। जब शरीर में वात का रूक्षण गुण बढ़ जाता है तो धातुओं की साम्य अवस्था में रुकावट पैदा करता है। यहाँ तक जो पढ़ा है क्या समझ आया? जिसमें कुछ समझ आया? जितना समझ आया जी मैं बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि शरीर में रूखापन यानी कि खुश्की पैदा हो जाती है।
मतलब मुझे लगता है कि पानी की कमी हो जाती होगी, जैसे डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। और इससे जठर अग्नि की क्रिया में जो भोजन पकाने की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। मुझे तो इतना ही समझ आया जी। बाकी थोड़ा सा आप देख लें। कोई बात नहीं, पहली बार है, इतना भी पढ़ दिया, अच्छा है जी, धीरे धीरे सीख जाओगे जी। अष्टांग हृदयम 11वां अध्याय, पेज नंबर 161। और पिछली क्लास में हमने वात वृद्धि के लक्षण पढ़े जी, कि बधा हुआ वात के लक्षण क्या है। कोई रोगी अपने क्लिनिक पे आके बैठ गया है तो उसके अंदर वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, उसमें से वात बढ़े हुए को कैसे पहचानने। तो 101 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि वात वृद्धि में क्या क्या लक्षण सामने वाला जो रोगी आपके सामने बैठा है उसमें दिखाई देंगे। पहला है करिष्ठता, दूसरा है नख नेत्र आदि में कालापन, तीसरा है उष्ण आहार विहार की इच्छा होना, फिर है कंपी का होना, अफारा बनना, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट यानी कब्ज बनना, बल घटना, बल नाश, निद्रा नाश, नींद बिगड़ जाना, इंद्रियों की शक्ति में कमी होना, दिमाग में खोखलापन बढ़ जाना वात बढ़ने से, तो अंट संट बकना, कुछ भी बोलते चले जाना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, दीनता हीन महसूस करना, ये लक्षण है वात वृद्धि के। अब ये क्यों बढ़ते हैं जी, ये बनते कैसे है, शरीर में पतलापन क्यों आता है, क्यों नख नेत्र आदि में कालापन आता है, क्यों कब्ज बनती है, क्यों अफारा बनता है, क्यों बल घटता है, अब ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो वात के जो 6 लक्षण बताए गए हैं, अष्टांग हृदयम पहला अध्याय पेज नंबर 10, उनमें से पहला गुण है रुक्ष गुण जी। अब ये रुक्ष गुण क्या है, इसको ध्यान से समझना है। अगर इसको हम ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो हमें आगे के 5 गुण समझ में आ जाएंगे, और हम केवल सामने वाले व्यक्ति को चलते फिरते को देख के बता देंगे इसमें वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है। तो पहला गुण है रुक्ष गुण जी। रुक्ष का मतलब है रुखापन, यानी जो शरीर में ड्राइनेस पैदा करता है, खुश्की पैदा करता है, उसको बोलते हैं रुक्ष गुण जी। अब ये गुण क्या करता है, कैसे शरीर में बीमारी बनाता है। रुक्ष गुण शरीर में रुखापन यानी खुश्की पैदा करता है। ये हो गई डेफिनेशन कि रुक्ष गुण क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ना, शरीर में खुश्की बढ़ना जी। अब ये क्या करेगा, जब ये गुण बढ़ता है तो ये जठराग्नि की क्रिया में रुकावट पैदा करता है। जठराग्नि यानी कि ये पाचन शक्ति यानी भूख को ख़त्म करता है या कम कर देता है या बिगाड़ देता है। क्यों बिगाड़ता है, इसके लिए आगे बताया गया है कि जब यानी खुश्की बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी खुश्की, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहाँ पे बढ़ेगी, मुख प्रदेश से लेके पूरा गुद प्रदेश तक, जहाँ से हम मुंह में भोजन डालते हैं और जहाँ से मलमूत्र आदि त्याग करते हैं वहाँ तक, और पूरे शरीर में सभी धातुओं में जी। तो रुक्ष गुण के बारे में बताया है, ये शरीर में अग्नि की क्रिया में रुकावट पैदा करता है, अग्नि को कमज़ोर करता है। कैसे जी, जब खुश्की बढ़ती है तो कहाँ बढ़ेगी, सबसे पहले मुंह में बढ़ेगी। मुंह का जो बोधक कफ है, जो बोध कराता है, टेस्ट कराता है, वो कम हो जाएगा जी। फिर ऐसे ही मुख से भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, वहाँ पे कलेदक कफ होता है जो पेस्ट बनाने का काम करता है, वहाँ पे भी खुश्की बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे जो कलेदक कफ है, भोजन को पेस्ट बनाने का काम करता है, वो भी कम हो जाएगा खुश्की के कारण। कैसे ये खुश्की कैसे बढ़ती है, मतलब वायु जब ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में पैदा होगी, बढ़ेगी, तो वो सुखाने का काम करती है। आपके पास कोई गिल्ला कपड़ा है, बाहर आपने डाल दिया है, सर्दियों के टाइम है, धूप है नहीं, तो हवा से ही वो कपड़ा सूख जाता है। तो वात अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो खुश्की बनाता है, ड्राइनेस बनाता है, सुखाने का काम करता है। किसको, मुँह का बोधक कफ, आमाशय का कलेदक कफ। मुँह का बोधक कफ सूखेगा तो क्या होगा, चबाने की प्रक्रिया अच्छे से नहीं बनेगी। आमाशय का कलेदक कफ सूखेगा तो क्या होगा, पेस्ट अच्छे से नहीं बनेगा। इससे आगे लिखा है पक्वाशय का जो पाचक पित्त है, पक्वाशय यानी ग्रहणी का जो पाचक पित्त है वो सूख जाएगा। वो सूख जाएगा तो पाचन नहीं होगा। तो वात के रुक्ष गुण से यानी ड्राई गुण से सब चीज़ें सूखती चली जा रही है। मुँह का बोधक कफ, आमाशय का कलेदक कफ, पक्वाशय का पाचक पित्त। तो इससे क्या है, भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। पाचन अच्छे से नहीं होगा
तो हमने क्या लक्षण पढ़े? अना बनना यानी अफारा बनेगा जी। अफारा क्यों बन रहा है? क्योंकि पाचन अच्छा नहीं है। अफारा बनेगा तो अब आगे क्या होगा? जब मुँह का बोधक कफ सूख रहा है, अमाशय का क्लेदक कफ सूख रहा है, पक्वाशय का पाचक पित्त सूख रहा है, तो अंतों में भी खुश्की बनती है, जिससे कि मल अंतों में सूखने लगता है। अब मल भी बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे क्या होगा? पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट, पेज नंबर 161 पे जो हमने पढ़ा, यानी कि कब्ज बनेगी जी। तो अफारा क्यों बन रहा है? क्योंकि अग्नि कम होने से जी। पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट यानी कब्ज क्यों बन रही है? क्योंकि सब कुछ सूखते चला जा रहा है, अंतों में भी खुश्की आ गई है, मल कम बन रहा है, वहाँ पे कठोर बन रहा है, मल कड़क बन रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है जी। फिर आगे क्या क्या होगा? ये यहाँ तक हो गया है जी कि अग्नि कैसे बिगड़ रही है। सब चीज़ सूखने से ना चबाने का काम अच्छे से हो रहा है, ना पेस्ट बनाने का काम, ना पाचन का काम जी। अब जो रस धातु बनेगा, आगे पॉइंट आया इसमें कि धातुओं की साम्यावस्था में भी रुकावट डालता है। साम्यावस्था क्या होती है? कि भोजन शरीर में भोजन पचने से धातुएं जितनी बननी चाहिए उतनी ना बनना, वो है कि जो सम परिमाण है, साम्य अवस्था है, बैलेंस है, उसमें रुकावट पैदा करना। तो रुक्ष गुण है जो वात का, रुक्ष यानी कि रुखा गुण यानी कि ड्राइनेस, खुश्की, वो क्या करता है? मुंह का बोधक कफ सुखा देता है, अमाशय का क्लेदक कफ, पक्वाशय का पाचक पित्त, आंतों का स्नेहास, तो इससे अग्नि बिगड़ जाती है, अफारा बनता है, आंतों में कब्ज बन जाती है, मल रुक जाता है, पेट में गुड़ गुड़ गैस अफारा रहता है, कभी वो हार्ट की तरफ जाएगा वहाँ पेन करेगा, कभी घुटनों में, कभी किडनी की तरफ, जहाँ भी जाएगा, कभी वो वापस घूम के सिर में जाएगा तो वो माइग्रेन जैसी समस्या पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि अग्नि अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, गैस अफारा बन रहा है, नीचे कब्ज है, तो वो वायु वापस घूम के जहाँ भी जाएगी वहीं पे दर्द बना रही है जी। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। किसी भी साथी का कोई सवाल यहाँ तक जी? अगर सभी को अच्छे से समझ आ रहा हो तो अपना लाइक का बटन दबा दो जी, ताकि पता चले कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। किन किन साथियों को समझ आ रहा है, किन का सवाल है जी? ठीक है जी, तो आगे पढ़ो जी। आगे और क्या करेगा ये? अभी तो हमने पढ़ लिया कि ये पाचन अग्नि को कैसे कमज़ोर कर रहा है, अफारा क्यों बन रहा है वात वाले को, पुरुष की स्वाभाविक गति यानी कि कब्ज क्यों बन रही है। आगे शरीर में फिर ये और लक्षण बचे हैं जो पेज नंबर 161 पे, ये सभी कैसे पैदा होंगे? पढ़ो जी आगे। एक हल्का सा सवाल है जी, इसमें थोड़ा पूछने में, उसमें लिखा था अमाशय से पक्वाशय में चल जाता है। अमाशय वजह क्या चीज हुई, थोड़ा सा बता दीजिए। अमाशय से पक्वाशय में चल जाता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। मैं आपको, आप शायद लेट जुड़े हैं, एक फ़ोटो भेजता हूँ जिसमें शरीर की 7 धातुएं दिखाई गई है और उसमें शरीर के सभी अंग दिखाए गए हैं। उसमें मार्क किया गया है कि अमाशय कहाँ है और पक्वाशय कहाँ है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही हम मुख में भोजन लेते हैं तो मुख में आपा चबाते हैं, फिर वो आहार नली से होता हुआ सबसे पहले भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय क्या स्थान है वो फोटो भेज दूंगा मैं, वहाँ देख लो आप। फिर वहाँ से भोजन पक्वाशय यानी कि ग्रहणी स्थान, जो कि छोटी आंत के बिल्कुल आरंभ में होता है, जो भोजन का पाचन करता है जी। तो ये आमाशय और पक्वाशय, इसका मैं फ़ोटो भेज दूंगा आपको, वहाँ से आप इसको देख लेना जी। ठीक है जी? ठीक है जी, आगे पढ़ो जी। आगे पढ़ो जी, जहाँ से आपने छोड़ा था पढ़ते हुए अभी। एक ये पढ़ना है, एक कि कैसे करेगा। हाँ जी, यहाँ से आगे पढ़ो। धातुओं की साम्य अवस्था में रुकावट पैदा करता है। कैसे कैसे धातुएं अच्छी नहीं बनती, फिर कैसे करेगा। हाँ पढ़ो जी। जब शरीर में वात का रुक्षण गुण बढ़ेगा तो पेट की जठराग्नि कमजोर होने से रस धातु अच्छी नहीं बनेगी और
जो फिर जितने भी रस धातु बनेगी उसको भी वात का रूक्ष गुण कमजोर करेगा। वो रस धातु अपने आश्रय स्थान हृदय, अच्छे और फेफड़ों को तथा से अगली धातु रस अपनी से अगली धातु रस धातु को पोषण नहीं दे पाएगी। जब बात का रुक्ष गुण रक्त धातु में बड़ा होगा तो शरीर ओजहीन तेजहीन हो जाएगा, क्योंकि रक्त धातु शरीर को स्निग्धता देता है और रक्त धातु शरीर को चलाता है। अपने आश्रय स्थान अपनी यकृत, लीवर और प्लीहा स्प्लीन अपने उपधातु जैसे महिलाओं में आत्रव यानी मासिक चक्र में रुकावट पैदा करेगा, यानी मासिक स्राव खुल के नहीं होगा और अपने रक्त का मल रंजक पित्त को पोषण नहीं दे पाएगा तो रक्त बनने में रुकावट पैदा करेगा। जब मांस धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो शरीर में मांस धातु की कमी हो जाएगी, तो थोड़ी सी चोट में हड्डियां टूट जाएंगी और मांस धातु का उप धातु यानी वसा की चिकनाई कम हो जाएगी। तो चलने पर संधियों में खटखट की आवाज आएगी और मांस धातु का मल कान का मैल भी सूख जाएगा। जब मेद धातु में वात का रूक्षण गुण बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में खुश्की बढ़ जाएगी, जिससे पूरे शरीर में दर्द रहेगी, क्योंकि मेद पूरे शरीर में चिकनाई देती है, शरीर में मांस और मेद। आगे भी पढ़ना ही है यहाँ तक? यहाँ तक आप कुछ बोलना चाहेंगे या मैं समझा दूं? मैं तो बोल देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि रूक्षण गुण बढ़ता है ना, रूक्षण गुण तो पेट की समझा दो सिंपल भाषा में, ताकि जो साथी लेट जुड़े हैं उनको भी समझ आ जाए। रूक्षण गुण बढ़ता है तो पेट की जगह जो भोजन को पचाने की क्रिया अग्नि है वो कमजोर हो जाती है, और फिर उससे जैसे रक्त धातु हो गया, मांस धातु हो गया और मेद धातु है, उनको एक कमजोर कर देता है, उनके काम करने की शक्ति कमजोर कर देता है। और उससे बाकी आप समझा दें। जी हाँ जी बोलो जी। नमस्कार जी, मैं बताऊं जो मेरे को समझ आया, जैसा मेरे को ये नहीं, आपकी भाषा नहीं आती, मैं अपनी भाषा में बता देती हूँ। बताओ जी। जी, जब हम कुछ भी खाते हैं तो चबा चबा कर नहीं खाते तो हमारी अच्छी तरह हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो जब हमारा खाया पिया हमारे शरीर को लगता नहीं है, वो रस नहीं बनता, तो उसमें चिकनाहट नहीं होती। जो खाना हमारे खून की नालियों के धमनियों के साथ, क्योंकि ब्लड में जब सप्लाई ब्लड की अच्छी होगी उसमें ऑक्सीजन होगी तो ही हमारी बॉडी को खाना लगेगा। जब वो नहीं लगेगा तो हमारी बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी रह जाएगी और हमें जो प्रोटीन चाहिए, जो हमारा मसल को बिल्ड करता है, जो हमारी बॉडी मास, जैसे इसमें लिखा है कि हमें हड्डियां टूटने का मतलब चांस रहते हैं, क्योंकि जब हमें प्रोटीन की भी कमी रहेगी तो हमारी बॉडी को खाना अच्छी तरह लगेगा नहीं, इसीलिए हमें जो है हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारा कई बार वेट बढ़ जाता है बट मसल वीक हो जाते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो जब हमें खाना अच्छी तरह नहीं लगेगा तो बहुत सारी हमारी बॉडी में जो समस्या पैदा करता है, जो लीवर संबंधी, किडनी संबंधी, कुछ भी ओवरऑल बॉडी में जो इफेक्ट डालता है। इसीलिए जब वो खाना अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में खून के थ्रू जाएगा नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो हमारी बॉडी में पेन होगी, हमारा खाना ना लगने के कारण लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा। जब रक्त पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो नया रक्त, जो सेल होते हैं बॉडी के, वो ना तो पुराने जो है टूटेंगे और नए बनेंगे नहीं। इसीलिए जब अच्छे रक्त का विकास नहीं होगा तो महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है। तो लीवर अच्छे से काम नहीं करता तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा जो कहते हैं हमारा
जो बॉडी में सोनापन हो जाता है, तो हमारा जो खून गाढ़ा होता है वो इसी के कारण होता है। बाकी आप बता दो। ठीक है जी, देखो यहाँ पे खून गाढ़ा नहीं पड़ा जी, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं खून सूख जाना जी, सूख रहा है, गाढ़ा की बात नहीं है, वो कफ में आएगा गाढ़ा को जब हम पढ़ेंगे। कोई भी रोगी आज के बाद आपके पास आ रहा है, आपके क्लिनिक पे आ रहा है, तो उसके शरीर में जब हम देख रहे हैं उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम है, इसमें दुबलापन है, इसके नाखून, नेत्र, मल, त्वचा में कालापन दिखाई दे रहा है, कब्ज रह रही है, सफारा बन रहा है, माइक बंद करें जी, नींद अच्छी नहीं आ रही है, बल घटता चला जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जी वात बढ़ा है। लेकिन वात में क्या बढ़ा है जी? तो पहले गुण के बारे में पढ़ रहे हैं हम, रुक्ष गुण। वात में ड्राइनेस बढ़ना, खुश्की बढ़ना। तो वो खुश्की क्या कर रही है? पहले तो वो मुँह के बोधक कफ को सुखा रही है, मुंह में जो लार है वो अच्छी नहीं बन रही, फिर आमाशय के क्लेदक कफ को सुखा रही है, वहाँ क्लेदक कफ अच्छा नहीं बन रहा है, उससे पेस्ट अच्छा नहीं बन रहा। फिर पक्वाशय में, ग्रहणी में, जहाँ पे भोजन पचता है वहाँ पे पाचक पित्त भी सूख रहा है, तो वहाँ पाचन नहीं अच्छा बन रहा, जिससे अफारा बन रहा है। फिर आंतों में भी खुश्की है, वो भी, वहाँ भी खुश्की बढ़ रही है, ड्राइनेस, रुक्ष गुण बढ़ रहा है, तो मल कठोर हो रहा है, तो कब्ज रह रही है। अब आगे क्या हो रहा है? जब अग्नि अच्छी नहीं है और शरीर में ड्राइनेस बढ़ रही है, तो क्या है, जो पहली धातु बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, वो कमज़ोर बनेगी, क्योंकि अग्नि अच्छी नहीं है जी। और दूसरा, ड्राइनेस यानी वात का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, तो इसलिए रस धातु कमज़ोर बनेगी, और जो कमज़ोर बनेगी वो भी सूखती चली जाएगी जी। तो रुक्ष गुण का रस धातु के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिससे हमने रस धातु के क्षय के लक्षण पढ़े थे पेज नंबर 163 पे रस धातु क्षय के लक्षण पढ़े थे हमने। जिनके पास अष्टांग हृदय में, तो वहाँ पे वो मैच कर सकते हैं। पिछली क्लास में ये इसकी स्लाइड भेजी थी आप लोगों के पास कि जब रस धातु घटेगा तो रुखापन आएगा। रुखापन क्यों आ रहा है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर थकावट आएगी, क्यों? क्योंकि रस धातु पहले तो कम बन रही है, फिर जो बन रही है वो भी सूख रही है। फिर शरीर में सूखना, सूखेगा। फिर शरीर में हर्ष, क्षय यानी कि उदासीनता रहना, क्यों? क्योंकि पोषण ही नहीं मिल रहा है, धातु क्वालिटी की बनी नहीं रही है। फिर शब्दों के प्रति असहनशीलता, कोई दो बंदे बात कर रहे हैं तो वो उनकी बात अच्छी ना लगना कि ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा महसूस होना। ये कब हो रहे थे? जब रस धातु घट रहा था। तो जब शरीर में वायु बढ़ेगा, वात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, अग्नि कमज़ोर होगी, तो पहली रस धातु अच्छी नहीं बनेगी, जो बनेगी कमज़ोर, जो बनेगी वो भी सूखेगी जी। फिर इससे अगली जो रस धातु है वो भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि रक्त है, रक्त रस के बाद रक्त है, वो भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि रस्सी अच्छी नहीं बन रही है। जितनी बनेगी वो भी सूखेगी, क्योंकि वात का रुक्ष गुण बढ़ रहा है। जैसे वो गिल्ले कपड़े को बाहर हमने सुखा दिया है, बाहर डाल दिया है, हवा उसको सुखा देती है, उसी प्रकार शरीर में बढ़ी हुई वायु या वायु के ये गुण धातुओं को सुखा रहे हैं जी। अब जब रस अच्छा नहीं बनेगा तो रस के आश्रय स्थान बताए गए हैं जी। जैसे कि रस का आश्रय स्थान हृदय और फेफड़े बताए गए, वो भी अच्छे नहीं बनेंगे जब रस ही अच्छा नहीं बन रहा है। महिलाओं में स्तन और जो मासिक होता है वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। फिर डिलीवरी के बाद दूध नहीं आएगा स्तन में, मासिक अच्छा नहीं रहेगा। मासिक अच्छा नहीं रहेगा तो पेन अधिक होगा, फ्लो कम होगा, क्लोट्स होंगे, टाइम पे शादी के बाद कंसीव नहीं करेगा। इस तरह की समस्याएं जब रस धातु सूखती चली जा रही है। रस के बाद रक्त धातु पहले ही कम बन रही है, जो बन रही है वो भी सूख रही है। जब रक्त सूखेगा तो उसके उपधातु और मल भी कमज़ोर बनेंगे, और उसके आश्रय स्थान, रस धातु है जो वो हृदय और फेफड़े उसके आश्रय स्थान हैं, और रक्त के आश्रय स्थान हैं लीवर और प्लीहा, वो भी कमज़ोर होंगे जी। फिर उसके बाद अगली धातु है मांस धातु। मांस धातु क्या है? जो हड्डियों के ऊपर लेपन करने का कार्य करती है, हड्डियों को ढके हुए हैं जी। तो मांस धातु भी कमज़ोर बनेगी जब रस रक्त अच्छे नहीं बन रहे हैं, और जितनी बनेगी वो भी सूखती चली जाएगी। तो इससे शरीर में मांस की कमी हो जाएगी। मांस की कमी होगी तो शरीर हड्डियों का ढांचा रह जाएगा जी, क्योंकि वो लेपन करने का काम कर रही है मांस धातु जी।
फिर मांस अच्छी नहीं बन रही है तो मेद धातु, मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई, पूरे शरीर की चिकनाई मेद धातु है। वो पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन को फ्लेक्सिबल बना रही है जी। हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गन सूखी लकड़ी की तरह क्यों नहीं टूटता? क्योंकि हर एक ऑर्गन के अंदर मेद धातु है। मेद किसको कहा गया है? पूरे शरीर की चिकनाई को। वो शरीर को फ्लेक्सिबल बना रही है। सूखी लकड़ी जल्दी टूट जाती है, हरी लकड़ी नहीं टूटती। तो शरीर उसी तरह मेद धातु से फ्लेक्सिबल बनता है और हर एक ऑर्गन को एक चिकनाई की लेयर मिली हुई है जी। मांस और मेद धातु क्या करती है? ये हड्डियों को ढके भी है, हड्डियों को जो जोड़ है उनको भी जोड़े हुए है, वहाँ भी एक तरह से ग्रीस प्रदान करने का काम करती है। जब ये सूखेगी तो हड्डियों में कट कट की आवाज़ आएगी, हड्डियाँ घिसेगी, फिर हड्डियों के अंदर वायु बढ़ेगी तो अलग तरह का दर्द होगा। तो इस प्रकार किसी के शरीर में हमने ये तो देख लिया कि वायु बढ़ा है। जो क्लिनिक आपके क्लिनिक पे रोगी आपके सामने बैठा है उसको ये तो बता दिया कि वात बढ़ा है, लेकिन कैसे बढ़ा है? अंदर क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है? या तो उसकी अग्नि अच्छी नहीं है या फिर वो पूरी तरह से रूखा सूखा खा रहा है जी। जैसे आजकल के डॉक्टर बोल देते हैं कि चिकनाई बिल्कुल ना खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट के रोगी हो जाओगे। वो कौन होंगे? जो पहले ही भारी है और भूख नहीं लगती और वो भैंस का दूध, घी या क्वालिटी की चिकनाई नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज बनाता है। और जो भारी नहीं है, जिसकी अग्नि अच्छी है और दुबले पतले हैं, उनको हर तरह से चिकनाई देनी है। फिर ये खुश्की घटेगी तो फिर मुंह की लार भी अच्छी बनेगी, आमाशय का क्लेदक कफ भी आमाशय का क्लेदक कफ भी अच्छा बनेगा, पक्वाशय का पाचक पित्त भी अच्छा बनेगा, तो भूख अच्छी रहेगी, तो अफारा नहीं बनेगा, आंतों में खुश्की नहीं बनेगी, मल आसानी से पास होगा, गैस अफारा बनेगा तो वो निकल जाएगा, पहले बनेगा ही नहीं। फिर रस धातु भी अच्छी बनेगी, फिर उससे महिलाओं में स्तन और मासिक अच्छा होगा, डिलीवरी के बाद दूध अच्छा आएगा, उसके बाद रक्त धातु अच्छी बनेगी, फिर लिवर प्लीहा भी अच्छे होंगे, फिर उससे आगे मांस मेद धातु अच्छी होगी। तो पूरे शरीर में अच्छी चिकनाई होगी, शरीर फ्लेक्सिबल होगा, किसी तरह के जोड़ या जोड़ों में या घुटनों में या शरीर में दर्द नहीं होगा जी। तो वात बढ़ रहा है, वात में क्या बढ़ रहा है? रुक्ष गुण। रुक्ष गुण मतलब खुश्की। तो वो शरीर में कैसे शरीर को सुखाते चली जा रही है? जब रक्त अच्छा ही नहीं बनेगा तो जिसका रक्त अच्छा होगा उसके ही चेहरे पे तो ओरा दिखाई देगा जी। अब रक्त कम बन रहा है, वो सूख भी जा रहा है तो कालापन ही दिखाई देगा जी। कमजोरी है तो कंपी ही आएगी जी। जब मांस मेद घट रहा है तो इंद्रियों की शक्ति का क्षय ही होगा जी, शरीर की इंद्रियां ही कमज़ोर होगी। तो यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं। क्या समझ भी आ रहा है जी सभी को अच्छे से? ठीक है जी। तो वात तो बड़ा है शरीर में, लेकिन वात में क्या बड़ा है जी? अब अगर आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है तो आप देख लो आपकी भूख कैसी है, आपका पाचन कैसा है, आपको गैस अफारा तो नहीं बनता, कब्ज तो नहीं रहती, फिर आपकी रस धातु अच्छी नहीं बन रही है क्या, खून अच्छा नहीं बन रहा है क्या, मांस मेद अच्छा नहीं बन रहा है क्या, या आपके आसपास ऐसे कौन से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर उम्र और हाइट के हिसाब से वज़न कम है, दुबलापन अधिक है, नख नेत्र में कालापन है, अफारा बन रहा है, कब्ज है, बल घटता चला जा रहा है, नींद अच्छी नहीं है, इंद्रियां अच्छी नहीं है, जवानी में ही वो बोल रहे हैं कि घुटनों में कट कट की आवाज़ आ रही है या जोड़ों में कट कट की आवाज़ आ रही है। तो दुबले पतले व्यक्तियों में ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि वात का रुक्ष गुण उसी प्रकार सुखाने का काम करता है जैसे सृष्टि में बहने वाली हवा किसी गिल्ले कपड़े को सुखा देती है, या फिर किसान फसल में पानी दे देता है तो उसको सुखा देती है, ज़मीन को सुखा देती है हवा। आप देखते हैं कि सर्दियों में इतनी धूप नहीं होती, फिर भी फसल में पानी देने के बाद वो सूख जाती है, तो वायु सुखाने का काम करती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वात बढ़ेगा तो ये शरीर को कैसे सुखा रहा है जी? सवाल नहीं है तो अगले पेज पे पढ़ो जी।
अगली धातुओं में फिर क्या क्या होगा जी? सर सवाल एक मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि मुंह में बोधक कफ बनेगा, मतलब सलाइवा बनेगा, आमाशय में कलेदक कफ बनेगा, पक्वाशय में भी पाचक पित्त होगा। तो सर इससे अलग भी तो मतलब रहते हैं, इसके पित्त के भी जो प्रकार बताए थे वो आगे आएंगे क्या फिर? हाँ, वो आगे आएंगे। देखो, पित्त 5 प्रकार का होता है। चलो एक बार थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है। सबसे मुख्य जो पित्त है वो पाचक पित्त है जी, जिसका अभी हम बात कर रहे हैं, जो ग्रहणी में है, पक्वाशय में है, पाचक पित्त। 5 प्रकार के पित्त में से सबसे स्ट्रोंग है पाचक पित्त जी। अब जितना अच्छा पाचक पित्त होगा, बाकी 4 उतने ही अच्छे होंगे। अब बाकी 4 पित्त कहाँ कहाँ हैं? एक पित्त है आँखों में, जिसको आलोचक पित्त बोलते हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं जी, हमें दिखाई देता है। सृष्टि में क्या है जी, अगर सूरज ना निकलने तो अंधेरा ही अंधेरा होगा जी। तो सृष्टि किस वजह से हमें दिखाई दे रही है? तेज महाभूत की वजह से। इसी प्रकार हमारी आँखों में भी तेज महाभूत है, आलोचक पित्त, उसकी वजह से हम देखते हैं। फिर हमारी त्वचा में जो शाइनिंग है, ओरा है, वो ब्राजक पित्त त्वचा में होता है। वो जितना अच्छा होगा उतनी ही फिर स्किन अच्छी होगी जी। एक पित्त है साधक पित्त हमारे हृदय में जी, जिसकी वजह से हमारे अंदर वीरता, पराक्रमकता, क्रांतिकारी भाव, हृदय में बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ पे साधक पित्त भी है, वहाँ पे ओज भी है, वहाँ पे अवलंबक कफ भी है। अभी इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी हम शरीर की संरचना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो आमाशय का, ये पक्वाशय का पाचक पित्त अच्छा होगा तो वो क्या करेगा? पाचन अच्छा करेगा। अब पाचन अच्छा होगा तो ही तो आँखों का आलोचक पित्त अच्छा होगा, तो ही हृदय का साधक पित्त अच्छा होगा, तो ही त्वचा का भ्राजक पित्त अच्छा होगा। तो बाकी जो पित्त है ये इस पित्त के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी केवल हम पहला पढ़ रहे हैं राजीव। और एक बात थी सर, हाँ बोलिए। जैसे अभी तक हम वात का ही पढ़ रहे हैं, और वात में मतलब जैसे हम रस धातु पे ही अभी आए हैं, और अगर मैं मोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे निकालूं तो मतलब वात से ही मैक्सिमम रोगों की उत्पत्ति हो रही है, यहाँ तक जब तक हमने अब तक पढ़ा है। तो इसका क्या हम ये माने कि वात ही सबसे महत्वपूर्ण है शरीर में, दोषों में? बिल्कुल जी, वाह, बिल्कुल अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा कंक्लूजन है आपका। और इस तरह की चर्चा होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा ही लेक्चर चला और आप लोग ना कुछ बोले ना कुछ पूछे जी। मैं अपना लेक्चर दे के चला जाऊं, अगले दिन समझ आए या ना आए जी, चर्चा करनी ज़रूरी है। वात पित्त कफ में से वात सबसे इम्पोर्टेंट है। वात को भगवान कहा गया है जी। क्यों? क्योंकि वात के सहारे ही तो जिंदा है जी। अगर शरीर में वायु ही नहीं है, प्राण वायु, तो जीवित नहीं है। वायु बिगड़ जाए तो इसको सबसे खतरनाक भी बोला। वात अगर बैलेंस में है तो ये भगवान की तरह पोषण करती है, अगर ये बिगड़ जाए तो फिर ये यमराज की तरह है जी, बिगड़ी हुई वायु। और सबसे ज़्यादा रोग भी वात के हैं 80, पित्त के हैं 40 और कफ के हैं 20। तो वायु ही शरीर को चला रही है, वायु के सहारे ही जिंदा है, वायु ही शरीर की सारी क्रियाएं कर रही है राजीव। वात पित्त कफ में से सबसे इम्पोर्टेंट वायु ही है जी। अगर वात बढ़ेगा तो भी वायु बिगड़ेगी, अगर पित्त बढ़ेगा तो पित्त के साथ भी वात बढ़ता है। अगर कफ बढ़ेगा, कफ तो वो ब्लॉकेज करेगा तो भी वायु फंसेगी। अगर त्रिदोष बिगड़ रहा है तो वायु पक्की बिगड़ेगी जी। अकेला वात बढ़ने में भी, पित्त बढ़ने में भी, क्योंकि पित्त भी सुखाने का काम करता है, वहाँ भी वायु बढ़ती है पित्त के साथ में और कफ के साथ में भी। जब कफ अकेला बढ़ेगा तो वो दूसरी चीज़ों को नहीं बढ़ाता है। वात जब बढ़ेगा तो वहाँ पित्त नहीं बढ़ेगा, लेकिन पित्त बढ़ेगा तो वात बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो भी वात बढ़ेगा, लेकिन वात बढ़ रहा है तो दूसरे दोष नहीं बढ़ रहे हैं, वात अकेला ही बढ़ रहा है। हाँ राजीव, इसका मतलब सर ये निष्कर्ष निकाला अभी हमने कि अगर हम वात को बैलेंस रखें तो हम रोगों पे काफी हद तक काबू पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला जी, बिल्कुल सही बोला है जी आपने, और बहुत अच्छा निष्कर्ष आपका अभी तक का है।
तो वात पित्त कफ में से तीनों में वायु बलवान है, सबसे ज़्यादा रोग वायु के हैं। और वात के साथ कफ नहीं बढ़ेगा, वात के साथ पित्त नहीं बढ़ेगा, लेकिन वात पित्त के साथ भी बढ़ता है और कफ के साथ भी बढ़ता है जी, और खुद भी बढ़ता है वात। तो ये वात की महानता है, महत्वता है। हाँ जी, पूछो। जो आपने अभी तक बताया ना, इतना मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह है, क्लियर आपने किया है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत अच्छा जी। तो इस तरह से कंक्लूजन निकाल के चलना है जी सभी साथियों ने, और अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे तो या तो चीज़ क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं होगी तो पूछ लोगे, तो पीछे नहीं छूटेगा कुछ भी। आगे पढ़ो जी, अगले पेज पे पढ़ दो वीरेंद्र जी। एक मिनट। यहाँ से पढ़ना है ना जी। धातु की हाँ, कमी होने से शरीर खोखला हो जाता है। थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियां टूट या क्रैक, दरार हो सकती हैं। मेद धातु अपने उप धातु यानी पसीना में रुकावट पैदा हो सकता है, और मेद धातु का मल जीभ, दांत, कांक एवं लिंग आदि में उत्पन्न होने वाला मल सही से नहीं बन पाएगा। जब असित धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो हड्डियों में दर्द, कमजोरी, हड्डियों में कटकट कर आवाज आना, ये सब हो जाएगा। अस्त का मल नाखून रूखे, सूखे, फटे हुए और घिसते चले जाएंगे और दांत कमजोर हो जाएगा। दांत अस्त धातु का उपधातु है। असित का और अपनी उपधातु और मलों का पोषित नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक रुक जब मज्जा, हाँ, यहाँ तक रुक जाओ जी। देखो इसमें क्या कहा गया है जी, किसी के शरीर में वात बढ़ा है, लेकिन वात कैसे बढ़ा है जी, किस रूप में बढ़ा है, अंदर वो पिक्चर क्या चला रहा है, अंदर क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, वो कैसे अंदर वो शरीर को खाए जा रहा है, कैसे कमज़ोर बना रहा है जी। हमने पढ़ लिया, मुंह में बोधक कफ अच्छा नहीं है, आमाशय में क्लेदक कफ, पक्वाशय में पाचक पित्त, तो अग्नि अच्छी नहीं है, गैस अफारा बन रहा है, कब्ज बन रही है, तो अग्नि अच्छी नहीं है, तो रस अच्छा नहीं बन रहा है, तो खून अच्छा नहीं बन रहा है, तो मांस अच्छा नहीं बन रहा है, तो मेद अच्छा नहीं बन रहा है। अब कहा गया है जब ये धातुएं अच्छी नहीं बनेगी तो मेद के बाद आती है जी अस्थि धातु। अस्थि यानी कि हड्डियाँ जी। अब जब पहली चार धातुएं अच्छी नहीं बन रही है, वो बननी ही अस्थि से है, वो बननी ही उनसे है, उनसे ही पोषण मिलना है। आपने खेत के 4 किलो में पानी देना है, पहले में नहीं आएगा, दूसरे में थोड़ा थोड़ा आएगा, पहले में थोड़ा, दूसरे में थोड़ा, तीसरे में भी थोड़ा, तो चौथा भी अच्छे से उसकी फसल नहीं होगी जी। तो जब पहली धातु रस अच्छी नहीं बन रही है, दूसरी रक्त अच्छी नहीं बन रही है, तीसरा मांस अच्छा नहीं बन रहा है, चौथा मेद धातु अच्छा नहीं बन रहा है, तो पांचवी धातु है अस्थि धातु जी। अस्थि यानी कि हड्डियाँ, जो हमारे शरीर का धारण करने का कार्य करती है, जो शरीर को एक ढांचा प्रदान किए हुए है। जब ये अच्छी नहीं बन रही है और फिर शरीर में वायु बढ़ी हुई है, जैसे बहती हुई वायु बाहर सुखाने का काम करती है, इसी प्रकार शरीर में अत्यधिक वायु बढ़ रही है, तो फिर वो इन धातुओं को सुखा रही है। अब अस्थि धातु में जब वात का रुक्ष गुण बढ़ेगा हड्डियों के अंदर, तो हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों के अंदर दर्द होगा जी, कमजोरी आएगी, हड्डियां कमज़ोर बनेगी, वहाँ कट कट की आवाज़ आएगी, क्योंकि ऊपर की चिकनाई मांस मेद भी सूख गया है और अब अंदर की चिकनाई मज्जा भी सूख जाएगी, क्योंकि जब मिल ही नहीं रही है पीछे से चिकनाई, तो हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना। फिर क्या है, हड्डियों से जो दांत बनते हैं, नाखून बनते हैं, वो कमज़ोर होने लगेंगे, वो ऐसे में टूटने लगेंगे, ऐसे में निकलने लगेंगे, नाखून ख़राब हो जाएंगे, वो घिसने लगेंगे, समय से पहले ख़राब होंगे। तो इस प्रकार उसके उपधातु और जो मल है, इनमें भी कमियां आएगी जी।
तो वात वाले का रस कैसा होगा? रूखा सूखा जी। तो वो घटने पे क्या क्या लक्षण है हमने वहाँ पे पढ़े पिछली कक्षा में, रस क्षय के लक्षण। फिर खून घटेगा तो फिर क्या होगा वो हमने देखा है। मांस घटेगा, मेद घटेगा तो क्या होगा। अब अस्थि धातु में जब वायु की ड्राइनेस बढ़ेगी तो हड्डियों के अंदर की चिकनाई भी सुखा देगी। बाहर की तो पहले ही सूखी हुई है मांस मेद, वो भी कम है, अंदर की भी घट जाएगी तो हड्डियों में दर्द होगा, उसके उपधातु और मल कमज़ोर बनेंगे जी। यहाँ तक कोई सवाल हो तो रख सकते हैं। अगर अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया है तो आगे पढ़ो जी। आगे पढ़ो, अस्थि के बाद मज्जा पढ़ो वीरेंद्र। जब मज्जा धातु में वात का रूक्षण गुण बढ़ जाता है तो हड्डियां खोखली और हड्डियों में उसकी रूखापन बढ़ जाएगी और हड्डियां खोखली हो जाएगी और हड्डियां क्रैक दरार जल्दी हो जाएगी। अपनी उपधातु की इसमें रूखापन आ जाएगी जिससे बाल जल्दी टूटने लगेगा, मतलब सिर के बाल। और मज्जा धातु का मल, नेत्र, आंख का मैल है जिनको पोषित नहीं कर पाएंगी और अपने से अगले धातु को भी पोषित नहीं कर पाएंगी। हाँ जी, जब शुक्र धातु एक मिनट बात का लेते हैं, 1 मिनट रुको जी। तो हमने पढ़ा जी, वात बढ़ने पे रस धातु अच्छी नहीं बन रही है, खून अच्छा नहीं बन रहा है, मांस अच्छा नहीं बन रहा है, मेद अच्छा नहीं बन रहा है, अस्थि अच्छी नहीं बन रही है। अस्थि के बाद छठी धातु आती है मज्जा। मज्जा क्या है जी? हड्डियों के अंदर की चिकनाई। हड्डियां क्या है? ये भी लगभग पूरे ही शरीर में है जी हड्डियां। और हड्डियों के अंदर की चिकनाई जो मज्जा धातु है उसको सूक्ष्म चिकनाई बोला गया है शरीर की। मेद तो हर एक ऑर्गन को बाहर से एक लेयर दे रही है मेद, और जो मज्जा है वो क्या कर रही है? वो सूक्ष्म चिकनाई है जी, अंदर की चिकनाई। भोजन पचने पे रस बनता है तो वो पोषण देने का काम करता है, पहली चिकनाई, वो अगली धातुओं को पोषण देगा जी। फिर मांस क्या है? लेपन करने का काम कर रहा है। मेद क्या है? हर एक ऑर्गन को बाहरी लेयर दे रहा है, पूरे शरीर की चिकनाई है अंदर के हर ऑर्गन के बाहरी तरफ। और जो अस्थि के बाद मज्जा है वो हड्डियों के अंदर की चिकनाई और पूरे शरीर की सूक्ष्म चिकनाई। मज्जा से ही हड्डियां हैं उनके अंदर की चिकनाई है, आंतें हैं उनके अंदर की चिकनाई है, उनका जो अंतों को जो ताकत मिल रही है, मस्तिष्क को जो ताकत मिल रही है। अगर मज्जा ख़त्म हो जाएगी तो फिर मस्तिष्क की जो बीमारियां बनती हैं मज्जा क्षय से, वो फिर लगभग असाध्य होती है जी, वो ठीक होने की स्थिति में नहीं होती। अगर मान लो मेद घटा है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अंदर की चिकनाई सूख जाएगी, एक तरह से ऑर्गन फिर डेड होने लगेगा। तो ये मज्जा क्या है? सूक्ष्म चिकनाई है जी। जब पहली 5 धातुएं अच्छी नहीं है तो छठी भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि उनसे ही ताकत आनी है। अब जब ये छठी धातु घटेगी तो हड्डियों में और खुश्कीपन बढ़ेगी, आंतों का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगेगा, क्योंकि यहीं से ताकत मिल रही है। मस्तिष्क इसी के सहारे काम कर रहा है, मज्जा की चिकनाई। हड्डियों के अंदर क्रैक होगा, रुखापन बढ़ जाएगा। फिर इसके उपधातु है जो बाल हैं वो सूख जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, जल्दी पकेंगे, ऐसे में जल्दी टूटेंगे। एक तरह से जैसे धान में पानी ना दें तो वो फसल कैसे उड़ जाती है बाल की, वो स्थिति हो जाएगी जी। और आँखों में ड्राइनेस बढ़ेगी। तो ये होगा अगर मज्जा अच्छी नहीं होगी तो। अब आगे पढ़ो शुक्र धातु के बारे में जी। जब शुक्र धातु में वात का रूक्षण गुण बढ़ जाता है तो शुक्र कमजोर हो जाएगा और गर्भ रहने लायक नहीं रहेगी और उसके जो स्पर्म है जो डेड है और डेड की संख्या बढ़ जाएगी और शुक्र धातु का उपधातु ओज यानी प्रकाश है जो कम हो जाएगी और शुक्र धातु का मल चेहरे की चिकनाई है जो कम हो जाएगी और उपधातु
और मल को पोषित नहीं कर पाएगी। वात का रोशन गुण बढ़ जाएगा तो शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा होगी, जैसे उठना, बैठना, एक मिनट यहाँ हंसना, तक बोलना। हाँ रुको जी। तो हमने पढ़ा एक सात्विक मिनट। शुक्र धातु के बारे में जी। हमने देखा जी कि अग्नि अच्छी नहीं है, शरीर सूखता चला जा रहा है। रस धातु अच्छी नहीं है तो अगली धातु रक्त अच्छा नहीं है, मांस अच्छा नहीं है, मेद अच्छा नहीं बन रहा है, अस्थि अच्छी नहीं है, मज्जा अच्छा नहीं है तो शुक्र अच्छा नहीं बनेगा। शुक्र क्या है? शरीर की सातवीं धातु। इसका कार्य क्या है? इसका काम है गर्भाधारण होना, महिलाओं में कंसीव कराना जी। तो जब शुक्र धातु में रुक्ष गुण बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? शुक्र को सुखाने का काम करेगा। शुक्र धातु ही सूखने लगेगी जी। शुक्र धातु सूखने लगेगी तो गर्भ ठहरने लायक धातु नहीं बचेगी, स्पर्म कम हो जाएंगे, जो होंगे वो डेड हो जाएंगे क्योंकि पोषण मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार जब शुक्राणु ही अच्छे नहीं होंगे तो महिला में कंसीव भी नहीं होगा, तो इसमें नपुंसकता जैसी समस्या बनेगी। अगर किसी दंपत्ति को कंसीव नहीं हो रहा है तो सबसे पहला टेस्ट यही किया जाता है कि जी शुक्र अच्छा है कि नहीं, शुक्राणु पूरे है कि नहीं, उनकी जो एक संख्या 60 मिलियन होनी चाहिए वो है कि नहीं है जी। क्योंकि पहले शुक्र ये बीज का काम करता है, पहले शुक्र का टेस्ट किया जाता है जी। तो दुबला पतला व्यक्ति है, रूखा सूखा शरीर है, रूखा सूखा खा रहा है, अगर उसके शरीर में शुक्राणु कम है, डेड है, कंसीव नहीं हो रहा है, जो रिपोर्ट है 60 मिलियन से काफ़ी कम आ रही है, 10%, 20%, 30% यहाँ बिल्कुल ही नील है, तो फिर यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा? पहले व्यक्ति की भूख अच्छी करनी पड़ेगी, पाचन अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्या क्या दवाइयाँ देंगे। कल भी क्लास रहेगी, परसों छुट्टी रखेंगे जी। तो पहले भूख अच्छी करनी पड़ेगी, फिर उसकी सभी धातुओं के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी, धातुओं अच्छी हो, और बढ़िया दूध पिलाना पड़ेगा, गाय का घी खिलाना पड़ेगा ताकि भोजन से ताकत आए जी। और फिर जाके एक एक धातु अच्छी बनेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर जाके शुक्र बनेगा। शुक्र है 7वीं धातु। तो इसको फिर हमने जो पढ़ा था स्थावरी, वो विदारी कंद, इस तरह की चीज़ें जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, तो वो भी दे सकती हैं बाद में भूख पाचन अच्छा करने के बाद। तो फिर इनसे ये सभी धातुएं अच्छी होगी तो फिर कंसीव कर पाएगा जी। तो वात का रुक्ष गुण जब शुक्र में जाता है तो क्या समस्याएं बनाता है जी? तो ये हुआ जी कि वात तो बड़ा है, लेकिन क्या बड़ा है जी वात में? रुक्ष गुण 6 गुणों में से। तो रुक्ष गुण का मतलब है ड्राइनेस, खुश्की। वो क्या कर रहा है? जैसे हवा हर चीज़ को सुखाने का काम करती है, तो वो शरीर के हर एक ऑर्गन को उनमें होने वाली क्रियाओं में ड्राइनेस बढ़ाने का काम करता है। इसलिए शरीर रूखा सूखा, त्वचा में कालापन, ओजहीन, तेजहीन, क्रिस्ता, बल घटना, नींद घटना। तो ये वात कैसे बढ़ता है? इस प्रकार वायु बढ़ती है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल जी? और अच्छे से क्लियर हुआ राजीव जो पढ़ा है अभी तक? यहाँ तक तो क्लियर है सर। ठीक है जी। अब इससे आगे जो इस पेज पे लिखा है वो एक तरह से रिकैप है जी। रिकैप है मतलब अब एक एक लाइन में बताया गया है कि जब वात बढ़ता है, वात का रुक्ष गुण बढ़ता है, तो वो शरीर में क्या करता है। एक एक लाइन में ये रिकैप किया गया, इसका पढ़ दो जी जो आगे बचा है। जी नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं आप, वात का रोशन गुण शरीर में रूखापन यानी खुश्की पैदा करता है। 2 लाइनें रह गई हैं, 3-4 लाइनें ऊपर, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दूं या यही पढ़ूं? हाँ, जहाँ से बचा हुआ था वो पढ़ दो पूरा जी। जी जहाँ से पहले छोड़ा था वहां से पढ़ देता हूँ जल्दी से। वात का रोशन गुण शरीर में कठोरता पैदा करता है, मल मूत्र आदि के निकलने में रुकावट पैदा करता है, यानी वात का रोशन गुण के कारण कब्ज हो जाती है। वात का रोशन गुण धातु को कमजोर करके नपुंसकता पैदा करने वाला होता है। वात का रोशन गुण शरीर के सभी अंगों में रूखापन पैदा करेंगे। इससे शरीर बलहीन, ओजहीन,
होगा, चेहरा और बाल रुखे हो जाएगा, सुंदरता का नाश होगा। यह परम गत वर्धक है, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलने ना देगा। बात का सूक्ष्म रोक्षण गुण शरीर में रूखापन यानी खुश्की पैदा करता है। जय जठराग्नि की क्रिया में रुकावट पैदा करता है। जय जठराग्नि की क्रिया को कम करता है। यह शरीर को दुबला पतला करता है। वात का रोक्षण गुण शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा करता है। रोक्षण गुण कठोरता पैदा करता है। मल मूत्र आदि के निकलने में रुकावट पैदा करता है, यानी वात के रोक्षण गुण के कारण कब्ज हो जाती है। हाँ, इसमें 1-2 पॉइंट बचे हैं। जैसे वात का रुक्ष गुण शरीर में खुश्की पैदा करता है, ये हमने पढ़ लिया क्यों करता है। जठराग्नि को कमज़ोर करता है, ये क्यों करता है, हमने पढ़ लिया भाई। मुँह का बोधक कफ सूख जाता है, अमाशय का कलेदक कफ, पक्वाशय का पाचक पित्त, पचाने वाली चीज़ें है ही नहीं, तो फिर गैस अफारा बनता है। जठराग्नि की क्रिया को कैसे कम करता है वो पढ़ लिया। शरीर को दुबला पतलापन कैसे बनाता है, अग्नि ही नहीं है, धातुएं अच्छी नहीं बन रही है, जो बन रही है कमज़ोर बन रही है, उनको भी फिर सूखते चली जा रही है। फिर आगे है शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा करता है। कौन सी शारीरिक क्रियाएं, रूखा, वो उठना बैठना चलना फिरना बोलना हंसना गाना। एक व्यक्ति है बिल्कुल दुबला पतला है, सूखते चला जा रहा है, शरीर कंकाल हो रहा है, अगर उसको बुलाने का काम करेंगे दिन भर माइक देके तो नहीं बोल पाएगा। उसके लिए भी क्या चाहिए, शरीर में बल जी। तो शारीरिक क्रियाएं सभी, जैसे लो बीपी में होता है उठना बैठना चलना फिरना, ये सब क्रियाएं धीरे धीरे वायु बढ़ेगी, शरीर सूखता चला जाएगा तो इनमें रुकावट पैदा होगी। ये शरीर को कठोर बना देता है जी, और मल मूत्र निकलने में रुकावट पैदा करता है। तो ये हुआ जी, किसी के अंदर वात तो बढ़ा है। कैसे मानने वात बढ़ा है। वात का पहला गुण जो अष्टांग हृदय के पेज नंबर 10 पे दिया है 6 में से, रुक्ष गुण। रुक्ष क्या है, जो खुश्की पैदा करता है। कहाँ कहाँ खुश्की पैदा करता है, ये पूरे शरीर में हमने पढ़ लिया है जी कि ये कहाँ कहाँ किस तरह से खुश्की पैदा करता है। इसकी डिटेल में चिकित्सा कल पढ़ेंगे कि इसकी अग्नि को पहले कैसे ठीक करना है, क्या क्या मेडिसिन देनी है, और फिर जब अग्नि अच्छी हो, अच्छी भूख लगने लगे, पाचन होने लगे, ऐसा नहीं है कि आज ही सुन के बस कल से ही चिकनाई खिलाना शुरू कर दो। पहले व्यक्ति की अग्नि ठीक करनी है, फिर चिकनाई पे लेके आना है, जो हम चिकनाई की बात कर रहे हैं। अगर बिना अग्नि ठीक किए चिकनाई देंगे तो वो पचेगी नहीं, क्योंकि पचाने वाली अग्नि है ही नहीं, फिर से उसको समस्याएं आएगी जी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा ही प्रश्न है जी तो शायद आपने बता भी दिया होगा, मुझे थोड़ा सा नहीं पता लगा। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट डालते हो अष्टांग हृदय के, ये कौन सी किताब है ये, मतलब अष्टांग हृदय जो है हमने कौन सी किताब लेनी है ये वाली? हृदय जिसके लेखक डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी है जी, वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी। हाँ जी। और भाव प्रकाश भी इनकी है? भाव प्रकाश के अलग लेखक है जी। नहीं, वो भी इनकी है या किसी और की राइटर? और की है जी। जी जी, उनका तो आपने डाल रखा है शायद। हो सके तो इनका भी फर्स्ट पेज का, टाइटल पेज का स्क्रीनशॉट डाल दें। धन्यवाद। देंगे जी आपको, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना जी। तो सभी को अच्छे से समझ आ रहा है जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी सर, मेरे को एक चीज नहीं समझ नहीं आ रहा, मज्जा किसको बोलते हैं इसको और क्या कहते हैं इसको, कोई इंग्लिश में? इसको बोन मैरो कहते हैं, हड्डियों के अंदर की चिकनाई जी। जी 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 जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल भी क्लास रहेगी, सभी साथी कल भी जुड़ना है जी, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो जी अपने। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते जी। एक मेरी